डीएनए मित्रों, प्रधानमंत्री देश का होता है और प्रधानमंत्री को मिलने वाला सम्मान भी देश का सम्मान होता है। इसलिए आज विश्लेषण की शुरुआत हम प्रधानमंत्री मोदी को मिले सर्वोच्च सम्मान से करेंगे। आज विश्लेषण की शुरुआत हम उस बात से करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना रोल मॉडल बताया। उन्होंने कहा वो पीएम मोदी की कॉपी करते हैं। आज आपको जानना चाहिए सबसे बड़े मुस्लिम देश में मोदी मॉडल कैसे चल रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर सबांग पोर्ट का विकास करेंगे। इसके अलावा भारत से इंडोनेशिया को ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल मिलने की डील भी लॉक हो गई है। आज आपको समझना चाहिए, मलक्का स्ट्रेट जहां से चीन का 80% समुद्री व्यापार होता है, वहां पर भारत की एंट्री चीन के लिए कितनी टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। और चीन से जिन देशों का समुद्री सीमा विवाद है, वो भारत से ब्रह्मोस क्यों खरीद रहे हैं। मित्रों, भारत ने इंडोनेशिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स की भी डील की है और भारत इंडोनेशिया को ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाने में सहयोग देने वाला है। आज आपको समझना चाहिए, जब भारत में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, उस वक्त इंडोनेशिया का भारत से ईवीएम तैयार करने में सहयोग लेना क्या संदेश देता है। लेकिन सबसे पहले इंडोनेशिया में भारत के प्रधानमंत्री के सम्मान की तस्वीरें देखिए। इंडोनेशिया के लोगों ने, यहाँ के प्यारे बच्चों ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया। जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। हमने कल आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया में ऐसा स्वागत और सम्मान हुआ कि वो खुद इंडोनेशिया की संसद में अभिभूत दिखाई दिए। लेकिन पीएम मोदी को दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश में यह सम्मान क्यों मिल रहा है? इसका उत्तर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने खुद दिया। आज आपको दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश के राष्ट्रपति की बात को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए, जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को कॉपी करने की बात कह रहे हैं। Follow your career and I copy many of your programs. I do. मैं आपके करियर का अनुसरण करता हूं और आपके कई कार्यक्रमों की नकल करता हूं। मुझे ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये लाखों लोगों के लिए सफल होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपके किसी भी कार्यक्रम की नकल करने के लिए कोई कॉपीराइट नहीं है। I'm very happy there's no copyright to all your programs. मित्रों, इंडोनेशिया में लगभग 24 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वहां के राष्ट्रपति को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि वो भारत के प्रधानमंत्री का अनुसरण करते हैं, भारत में चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की कॉपी करते हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने इसकी वजह भी बताई है। आखिरकार वो क्यों भारत में चलाए जा रहे कार्यक्रमों की नकल कर रहे हैं। सुबियांतो के मुताबिक इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहली, क्योंकि ये कार्यक्रम लाखों लोगों के लिए सफल साबित होते हैं। दूसरी, इंडोनेशिया और भारत समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तीसरी, भारत और इंडोनेशिया दोनों बड़ी आबादी और कृषि आधार वाले देश हैं। चौथी, दोनों देश प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। और पांचवी, इन समस्याओं के बावजूद भारत ने बहुत प्रगति की और यही वजह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की कॉपी कर रहे हैं। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच कई अहम समझौते हुए। आज आपको इन समझौतों के जरिए भी समझना चाहिए इंडोनेशिया किन किन क्षेत्रों में भारत का अनुसरण करना चाहता है। भारत ने अपनी मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस का अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा करने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह है कि इंडोनेशिया भारत के बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों से सीखना चाहता है। भारत का यूपीआई भी इंडोनेशिया के भुगतान तंत्र से जुड़ने जा रहा है। साथ ही एआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकॉम में सहयोग बढ़ेगा। ये भारत के डिजिटल मॉडल को प्रभावित होने का प्रमाण है। भारत की किफायती दवाइयों को इंडोनेशिया में अधिक आसानी से उपलब्ध कराने
और वहां के डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी है। यानी इंडोनेशिया के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भी भारत एक साझेदार और सीखने का जरिया बन रहा है। भारत में विकसित गेहूं के बीज, टिकाऊ खेती और कृषि तकनीक का अनुभव इंडोनेशिया के साथ साझा किया जाएगा, जिससे उसकी खाद्य सुरक्षा मजबूत करने का प्रयास होगा। IIM बेंगलुरु का कैंपस इंडोनेशिया में खोलने की घोषणा इस बात का संकेत है कि भारत का उच्च शिक्षा मॉडल क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ा रहा है और इंडोनेशिया इस क्षेत्र में भी भारत का अनुसरण करना चाहता है। दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान, तकनीक साझा करने और क्षमता निर्माण में साथ काम करेंगे। इससे भारत की अंतरिक्ष विशेषज्ञता का लाभ इंडोनेशिया को मिलेगा। दोनों देशों के चुनाव आयोगों के बीच MOU लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ाने का संकेत है। भारत EVM विकसित करने में इंडोनेशिया का सहयोग करेगा। कोस्ट गार्ड सहयोग, समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकोनॉमी और रक्षा उद्योग में साझेदारी से स्पष्ट है कि इंडोनेशिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार के रूप में देख रहा है और समुद्री सुरक्षा को भारत के मॉडल से मजबूत करना चाहता है। मित्रों, अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की कॉपी करने की बात कहते हुए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कॉपीराइट का भी जिक्र किया था। आज इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका भी जवाब दिया। राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई है, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। मित्रों, जब मित्रता इतनी मजबूत हो जाए तो फिर कॉपीराइट जैसी चीजें काफी पीछे छूट जाती हैं। दोस्त की तरक्की अपनी तरक्की होती है। दोस्त के खतरे अपने लिए भी खतरे होते हैं। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच साझा खतरों से निपटने के लिए भी कई समझौते हुए। आज आपको दोनों देशों के बीच सुरक्षा के लिहाज से हुए अहम समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे इस क्षेत्र में विस्तारवाद के सबसे बड़े विलेन यानी चीन की टेंशन बढ़ सकती है। आज भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐसे 4 बड़े समझौते हुए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे। ये बंदरगाह मलक्का स्ट्रेट पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में भी निवेश करेगा। मित्रों, आज एक एक करके आपको इन समझौतों और इनके असर के बारे में भी जानना चाहिए और यह भी समझना चाहिए ब्रह्मोस के जरिए कैसे चीन की घेराबंदी हो रही है। आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की खरीद का औपचारिक अनुबंध हुआ। यह समझौता ब्रह्मोस एयरोस्पेस और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय के बीच हुआ। कुल रक्षा पैकेज की कीमत लगभग $630 मिलियन यानी लगभग 6,000 करोड़ की बताई जा रही है। इस समझौते में ब्रह्मोस के साथ अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। इस पैकेज में केवल मिसाइल ही नहीं बल्कि लॉन्चर, रडार, ऑपरेटर ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता भी शामिल है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। इस सौदे का मकसद इंडोनेशिया की तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और मलक्का स्ट्रेट और नातुना क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाना है। अब आप समझिए इन क्षेत्रों को कौन असुरक्षित बना रहा है। मित्रों, इस पूरे क्षेत्र में हर समस्या की जड़ सिर्फ एक देश है जिसका नाम चीन है। और अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चीन द्वारा पैदा की जा रही हर समस्या का जड़ से इलाज करने वाली दवा बनती जा रही है। इसलिए जहां जहां चीन अतिक्रमण की तैयारी में है वहां वहां ब्रह्मोस की डिमांड बढ़ रही है। इंडोनेशिया के साथ भी चीन का विवाद है। चीन की 9 डैश लाइन का दावा इंडोनेशिया के नातुना द्वीपों के पास तक पहुंचता है, जिससे कई बार चीनी कोस्ट गार्ड और इंडोनेशियाई जहाज आमने सामने आए हैं। 17,000 से ज्यादा द्वीपों वाले इंडोनेशिया को अपने विशाल समुद्री क्षेत्र और मलक्का स्ट्रेट की सुरक्षा मजबूत करनी है और 290 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस इंडोनेशिया को नातुना के आसपास दुश्मन के युद्धपोतों को दूर से निशाना बनाने की क्षमता देती है। इसका उपयोग तटीय रक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और किसी भी घुसपैठ को रोकने के लिए किया जाएगा। यानी चीन के जहाजों के लिए ब्रह्मोस काल साबित होगी। भारत से सबसे पहले फिलीपींस ने ब्रह्मोस का सौदा किया था।
फिलीपींस और चीन के बीच विवाद का केंद्र स्कारबोरो शोल है, जिस पर 2012 से चीन का प्रभावी नियंत्रण है, जबकि फिलीपींस इसे अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा मानता है। चीन के दबाव की वजह से फिलीपींस ने 2022 में $375 मिलियन में 3 ब्रह्मोस बैटरियों का सौदा किया। पहली बैटरी जंबालेस में तैनात की गई, जो स्कारबोरो शोल से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। ब्रह्मोस की 290 किलोमीटर रेंज के कारण चीनी जहाज सीधे उसकी जद में आते हैं। भविष्य में फिलीपींस 9 अतिरिक्त बैटरियां खरीदने पर भी विचार कर रहा है, ताकि बाशी चैनल और दक्षिण चीन सागर की निगरानी और मजबूत की जा सके। इसके अलावा वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस का सौदा कर चुका है। चीन और वियतनाम के बीच पैरासेल और स्प्रेटली द्वीप समूह को लेकर लंबे समय से विवाद है। वियतनाम ने मार्च 2026 में लगभग $629 मिलियन का ब्रह्मोस समझौता किया, जिसे 6 कोस्टल बैटरियों का ऑर्डर माना जा रहा है। इन बैटरी से वियतनाम समुद्र के साथ साथ जमीनी लक्ष्यों पर भी हमला कर सकेगा और विवादित द्वीपों के आसपास अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा। वियतनाम पहले से रूसी बेस्टियन पी प्रणाली चलाता है, इसलिए ब्रह्मोस को उसके मौजूदा रक्षा ढांचे में शामिल करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। मित्रों, ब्रह्मोस लगभग मैक 3 की रफ्तार से समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब उड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचती है। इसी वजह से समंदर में युद्धपोतों के लिए यह बेहद खतरनाक है। फिलीपींस और वियतनाम के बाद इंडोनेशिया की तटीय रक्षा में इसकी तैनाती से चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीनी युद्धपोतों को अब कई दिशाओं से लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल्स का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस के इस्तेमाल से दुनिया को भी पता चल गया। चीन के एयर डिफेंस ब्रह्मोस को रोकने में नाकाम है, जिससे कई देशों की अब ब्रह्मोस में रुचि बढ़ गई है। मित्रों, अब आप देखिए किस तरह भारत ने चीन को घेरने के लिए ब्रह्मोस बेल्ट तैयार की है। उत्तर में फिलीपींस, पश्चिम में वियतनाम और दक्षिण में इंडोनेशिया, तीनों अब या तो ब्रह्मोस का उपयोग कर रहे हैं या फिर खरीदने का ऑर्डर दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए, ये थाईलैंड के पास ब्रह्मोस, वियतनाम के पास ब्रह्मोस, फिलीपींस के पास ब्रह्मोस, और ये घेराबंदी किसकी हो रही है? ये घेराबंदी हो रही है चीन की। ये तीनों देश दक्षिण चीन सागर और उससे जुड़े महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के अलग अलग हिस्सों पर स्थित हैं। मलेशिया और थाईलैंड भी ब्रह्मोस में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर ये देश भी ब्रह्मोस खरीदते हैं तो क्षेत्र में भारत की रक्षा साझेदारी और व्यापक हो सकती है। इसलिए विश्लेषक इस उभरते नेटवर्क को ब्रह्मोस बेल्ट भी कह रहे हैं। मित्रों, इंडोनेशिया ब्रह्मोस के अलावा भारत से अस्त्र मिसाइल भी खरीद रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। अस्त्र मिसाइल का यह सौदा भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त मिसाइल है, जबकि अस्त्र पूरी तरह भारत में बनी स्वदेशी मिसाइल है और इंडोनेशिया इसका पहला ग्राहक है। आज आपको अस्त्र की ताकत और इंडोनेशिया के लिए इसकी जरूरत को भी समझना चाहिए। अस्त्र MK1 भारत की पूरी तरह स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, यानी ये दुश्मन के विमान को आंखों से दिखने से पहले ही रडार की मदद से निशाना बना सकती है। इसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि उन्नत संस्करणों की रेंज 160 किलोमीटर और भविष्य में इससे भी ज्यादा होने की योजना है। ये हर मौसम दिन रात काम कर सकती है और आवाज से 4 गुना ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकती है। इंडोनेशिया इसे अपने Su-27 और Su-30 लड़ाकू विमानों पर लगाकर लंबी दूरी से दुश्मनों के विमानों को मार गिराने की क्षमता बढ़ा सकेगा। इससे इंडोनेशिया को पश्चिमी देशों की महंगी एयर टू एयर मिसाइल्स का एक किफायती विकल्प मिल जाएगा। मित्रों, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो रक्षा सहयोग बढ़ रहा है, वो दोनों देशों को किस ताकत के खिलाफ मजबूत करेगा? ये सहयोग क्यों जरूरी है? आज प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद में इसकी भी जानकारी दी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने
आसियान को केंद्र में रखा है। मित्रों, अगर प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया जाकर विस्तारवाद के खिलाफ बोलते हैं, इंडो पैसिफिक में बिना किसी रोक टोक के जहाजों के आने जाने की बात कहते हैं, तो ये चीन समेत विस्तारवादी सोच वाले देशों के लिए सीधा संदेश है। संदेश ये कि भारत और इंडोनेशिया जैसे देश चीन के दबाव में नहीं आने वाले। कल हमने आपको डीएनए में विस्तार से बताया था किस तरह चीन भारत को चारों तरफ से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के जरिए घेरने की कोशिश कर रहा है। भारत के चारों तरफ मौजूद देशों को कर्ज देकर उनके पोर्ट पर कब्जा कर रहा है, लेकिन अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इसका जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। जिस मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% समुद्री व्यापार होता है, अब उसके दरवाजे पर भारत की मौजूदगी होगी। यह हमारे देश के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि है। इंडोनेशिया और भारत मिलकर अचाहे के सबांग और भारत के अंडमान निकोबार द्वीपों में रणनीतिक बंदरगाह विकसित करेंगे। भारत सबांग पोर्ट बनाएगा, वहीं इंडोनेशिया अंडमान प्रोजेक्ट का समर्थन करेगा। ये दोनों पोर्ट एक दूसरे से सिर्फ 160 किलोमीटर दूर मौजूद हैं। सबांग निकोबार की जोड़ी से भारत को इस चेक पॉइंट के मुहाने पर स्थायी निगरानी की क्षमता और ज्यादा मजबूती के साथ मिलेगी। इससे शांतिकाल में भारत और इंडोनेशिया को इसका व्यापारिक फायदा होगा और तनाव में रणनीतिक फायदा मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं भारत और इंडोनेशिया मिलकर मलक्का के गेट के दोनों दरवाजों को थाम रहे हैं, जो चीन पर दबाव बनाने के काम आएगा। मित्रों, कुछ विश्लेषक सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया और भारत का हॉर्मूज बता रहे हैं। यानी जिस तरह का नियंत्रण ईरान ने हॉर्मूज पर स्थापित किया है, भारत और इंडोनेशिया भी मलक्का स्ट्रेट पर वैसी पकड़ बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में एक भारतीय फिल्मी गाने का जिक्र किया और उसके जरिए बताया, अगर भारत और इंडोनेशिया मिल जाएंगे तो उनकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। मित्रों, ये बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कही गई, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती की ताकत को समझाने के लिए काफी है। भारत और इंडोनेशिया के बीच पोर्ट, ब्रह्मोस और अस्त्र के अलावा एक समझौता चुनाव व्यवस्था को मजबूत बनाने को लेकर भी हुआ है। इसके तहत भारत इंडोनेशिया के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम तैयार करने में मदद करेगा। सोचिए, जिस ईवीएम को लेकर भारत में सवाल उठाए जाते हैं, अब वही ईवीएम बनाने में भारत इंडोनेशिया की मदद करेगा। अब हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच इस समझौते को डिकोड करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता दौरे में भारत और इंडोनेशिया के बीच जिन 14 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उनमें 10वें नंबर पर दोनों देशों के चुनाव आयोग के बीच समझौता है। भारत और इंडोनेशिया के निर्वाचन आयोग के बीच यह समझौता हुआ है। समझौते के तहत दोनों देश चुनाव को लेकर जानकारी और अनुभव साझा करेंगे। समझौते के तहत भारत इंडोनेशिया के लिए ईवीएम बनाने में मदद करेगा। ये ईवीएम इस तरह से बनाई जाएगी जो इंडोनेशिया की चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से हो। फिलहाल इंडोनेशिया में पेपर बैलेट सिस्टम है, यानी वहां मतपत्र से वोट डाले जाते हैं, लेकिन भारत की मदद से इंडोनेशिया 2029 में होने वाले आम चुनाव में डिजिटल वोटिंग का सिस्टम तैयार करेगा। लोकतांत्रिक मूल्य और विविधता में एकता भारत और इंडोनेशिया की साझी ताकत रही है। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। इससे पहले भारत ने भूटान, नेपाल और अफ्रीकी देश नामीबिया के साथ भी ईवीएम को लेकर समझौता किया था, लेकिन यह पहली बार है जब इंडोनेशिया जैसा बड़ा देश भारत से इस सिस्टम को लेकर मदद मांग रहा है। मित्रों, यह समझौता इसलिए भी ध्यान खींचता है क्योंकि ईवीएम से होने वाले चुनाव को लेकर भारत में अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। विपक्ष में रहने वाली पार्टियां अक्सर यह आरोप लगाती हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। 2014 के बाद तो ऐसे आरोपों की भरमार लग गई। कोई पार्टी कहती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, तो कोई दल कहता है कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया जा सकता है। इससे बटन कोई भी दबाया जाए, वोट एक विशेष पार्टी के खाते में ही जाएगा, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं।
बार बार चुनाव आयोग इसका खंडन करता है, लेकिन आरोपों का सिलसिला बंद नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह तक कहा कि राजनीतिक दल अक्सर चुनाव हारने पर ईवीएम पर दोष मढ़ते हैं, जबकि उसी मशीन से जीतने पर वो खामोश रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर सवाल उठाना बंद नहीं होता। चुनाव हारने पर अक्सर ईवीएम ही दोषी बन जाती है। लेकिन भारत में जिस ईवीएम को लेकर बार बार विवाद खड़ा किया जाता है, इंडोनेशिया अब उसी का कायल हो गया है। इंडोनेशिया के साथ ईवीएम को लेकर यह समझौता भारत की चुनाव व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाने वाला है। ये ईवीएम को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलने की तरह है। इससे भारतीय चुनाव व्यवस्था पर दुनिया का विश्वास बढ़ेगा। ये केवल तकनीक को साझा करना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत अपनी चुनावी विशेषज्ञता साझा कर रहा है। ये डिजिटल डेमोक्रेसी के क्षेत्र में कूटनीति का उदाहरण है। मित्रों, इंडोनेशिया आसियान का सबसे महत्वपूर्ण देश है। इंडोनेशिया में ईवीएम लागू होने के बाद आसियान के बाकी लोकतांत्रिक देश भी इसके इस्तेमाल की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे ईवीएम के विस्तार को गति मिलेगी। मित्रों, जिन देशों में लोकतंत्र मजबूत होगा, उनसे भारत के संबंध भी मजबूत होंगे। वैसे आज भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी को मिले एक सम्मान ने और मजबूत कर दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को बितांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले 34 और ऐसे देशों के सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन सम्मानों से भी परेशानी होती है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को सेशल्स में भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तब कुछ लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। दुनिया के नक्शे में बहुत छोटे देश से मिले सम्मान का मजाक उड़ाया था। उम्मीद है दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश से मिले सम्मान के बाद ये आलोचक अब संतुष्ट हो गए होंगे। जो सम्मान में बड़ा और छोटा देश तलाश करते हैं, उनको यह तस्वीर देखकर अब शांति मिल गई है। डीएनए मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी की तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी विदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, तो मैक्रो सीरिया के दौरे पर। आपने देखा, पीएम मोदी का स्वागत इंडोनेशिया ने सर्वोच्च सम्मान के साथ किया, लेकिन सीरिया ने मैक्रो का स्वागत धमाकों के साथ किया। मैक्रो सीरिया की राजधानी नबिश के जिस होटल में रुके थे, उसके पास बम धमाके हुए। उन धमाकों की 2 तस्वीरें हम आपको सबसे पहले न्यूज वॉल पर दिखाना चाहते हैं। ये 2 धमाके आप देख रहे हैं। एक तो वैन में धमाका हुआ, और जिस जगह मैक्रो रुके थे उस होटल से 125 मीटर की दूरी पर, सिर्फ 125 मीटर की दूरी पर यह ब्लास्ट हुआ। देख सकते हैं, जबरदस्त ब्लास्ट था। और दूसरा ब्लास्ट होटल के नजदीक फुटपाथ पर यह धमाका हुआ। कूड़ेदान में यह जबरदस्त ब्लास्ट देखने को मिला। ये तस्वीर वो कैप्चर हुई है उस वक्त की, बिल्कुल जहां मैक्रो ठहरे थे उनके होटल के बिल्कुल पास। और उसके बाद अफरा तफरी मच गई। डरे सहमे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। पहले धमाके का धुआं छटा भी नहीं था कि दूसरा धमाका होटल के नजदीक रखे कूड़ेदान में हुआ। ये कूड़ेदान होटल के नजदीक बने फुटपाथ पर रखा हुआ था। इन धमाकों के बाद सबसे पहला सवाल यही उठा, क्या ब्लास्ट में मैक्रो को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जब धमाकों का शोर थमा तो पता चला कि ब्लास्ट से 15 मिनट पहले मैक्रो का काफिला होटल से निकल चुका था। फ्रेंच मीडिया के मुताबिक मैक्रो का काफिला इतना दूर पहुंच चुका था कि धमाकों की आवाज भी नहीं पहुंची। मैक्रो को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इन धमाकों की चपेट में आकर कम से कम 9 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 20 लोग घायल हैं। हालांकि इन धमाकों की जिम्मेदारी किसी गुट ने नहीं ली है, लेकिन सवाल जस का तस कायम है। आखिर पश्चिमी यूरोप के बड़े नेता की पहली सीरिया यात्रा पर यह हिमाकत किसने की? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको सीरिया के वर्तमान हालात भी समझने चाहिए। सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शारा ने दिसंबर 2024 में इस देश की सत्ता संभाली थी। शारा के गुट हयात तहरीर अल शाम ने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट किया था। शारा को सीरिया की सत्ता मिल गई, लेकिन आज भी पूरे सीरिया पर शारा का कंट्रोल नहीं है। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में शारा को सबसे बड़ी चुनौती एसडीएफ यानी सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स से मिलती है। यह कुर्द लड़ाकों और सेकुलर अरब मुस्लिमों का गुट है। फिलहाल सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर इनका प्रभाव है। इस साल के शुरुआती महीनों में एसडीएफ ने शारा के लड़ाकों को रक्का के कुछ क्षेत्रों से खदेड़ दिया था। शारा के सामने दूसरा बड़ा चैलेंज है डूज मिलिशिया। इस गुट में डूज समुदाय के मुसलमान लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें इजराइल का समर्थन मिलता है। डूज मिलिशिया के साथ हाल ही में अहमद अल शारा ने अस्थायी शांति समझौता किया है। शारा के तीसरे शत्रु हैं अल्बाइट्स। ये पूर्व राष्ट्रपति असद के समर्थक हैं, लेकिन इनका प्रभाव सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों तक सीमित है। शारा को चुनौती देने वाला चौथा किरदार है इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट को भले ही अमेरिकी गठबंधन ने शिकस्त दे दी थी, लेकिन आज भी सीरिया में इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के आतंकवादी मौजूद हैं।
आज इन दोनों आतंकवादी गुटों के कुछ सदस्यों ने हाथ भी मिला लिया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में जो धमाके हुए वो आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस लगते हैं। आईईडी उन बमों को कहते हैं जो आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनाए जाते हैं और इन्हें अधिकतर कुकर या फिर बर्फ डिब्बों में छिपाया जाता है। इसी वजह से आईईडी को पहचानना मुश्किल होता है। आईईडी से ब्लास्ट करना इस्लामिक स्टेट का टेरर सिग्नेचर रहा है। इसी वजह से शक की सुई सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट की तरफ घूमती है। दमिश्क को दहलाने के पीछे किन किरदारों का हाथ हो सकता है, यह आपने देखा और समझा। अब समझिए आखिर मैक्रो की यात्रा के दौरान ही धमाका क्यों हुआ। मैक्रो से किसकी और क्या किसको परेशानी हो सकती है, इस सवाल का जवाब मैक्रो के सीरिया वाले एजेंडे में छिपा हुआ है। मैक्रो के एजेंडे में सबसे ऊपर है सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटाना। अगर सीरिया से पूरी तरह प्रतिबंध हट गए तो मौजूदा शारा सरकार को बड़ा निवेश मिलेगा, जिससे अहमद अल शारा की सरकार मजबूत होगी। ये वो पहला मुद्दा है जिसके विरोध में शारा विरोधी खेमा खड़ा है। अहमद शारा से मुलाकात के दौरान मैक्रो ने सीरिया में अल्पसंख्यक समुदायों का साथ लाने की हिमायत की। अहमद अल शारा भी इस मुद्दे पर सहमत है। सीरियाई अल्पसंख्यकों को समान अधिकार देना इस्लामिक स्टेट को कबूल नहीं है, यानी आईएसआईएस भी मैक्रो के एजेंडे का विरोधी है। यूरोपियन यूनियन के सामने मैक्रो सीरिया की शारा सरकार को मान्यता देने की मांग उठा चुके हैं। अगर शारा की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली तो सीरिया में शारा को समर्थन देने के लिए विदेशी फौज उतर सकती है। यह वो कदम है जो शारा विरोधी किरदारों का वजूद खत्म कर सकता है। पूर्व राष्ट्रपति असद को पुतिन का समर्थन हासिल था। इसको लेकर असद विरोधी लॉबी ने आक्रामक रवैया नहीं अपनाया था। ट्रंप ने तो अहमद अल शारा को हैंडसम मैन कहकर गले लगा लिया था। तब भी गोली या बम नहीं चले थे, लेकिन मैक्रो का एजेंडा सीरिया के समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। इसी वजह से मैक्रो की यात्रा के दौरान धमाकों भरा संदेश दिया गया। अगर सीरिया में मैक्रो गृह युद्ध को खत्म कर पाए तो यह सीरिया के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। पिछले 15 साल से 12,000 वर्ष पुरानी यह सभ्यता सिर्फ और सिर्फ खून खराबे की गवाह बनी है। सीरिया में फैली नफरत को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसी वजह से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब तक सीरिया की सिविल वॉर खत्म नहीं होगी तब तक इस देश में तरक्की कदम नहीं रख सकती। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि मैंने खुद सीरिया के हालात देखे हैं, यकीन मानिए जिस वक्त मैं सीरिया गया था उस वक्त वहां पर जो गृह युद्ध की स्थिति थी चरम पे थी। आईएसआईएस पूरी तरीके से हावी था। 9 साल पहले सीरिया में जो मैंने रिपोर्टिंग की उसके कुछ अंश जरूर आपको दिखाना चाहता हूँ। आपके लिए शायद इस वक्त वो तस्वीर जिसको आप देखना चाहते हैं। तो सीरिया की फ्रंट लाइन पर कभी आपको एलएमजी सुनाई देगी, कहीं आपको मशीन गन्स चल रही होंगी और कहीं पर इस तरीके के बड़े बड़े टैंक्स गोले दाग रहे होंगे। ये देखिए, आईएस को जवाब दिया जा रहा है। सीरिया का सबसे खतरनाक इलाका पलमिरा, यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लड़ाई छिड़ी। उस लड़ाई में हर तरीके का हथियार इस्तेमाल किया गया। आईएसआईएस का कब्जा लंबे वक्त तक यहाँ पर रहा है। हालांकि इतिहास ये भी रहा है कि एक बार आईएसआईएस के कब्जे में ये गया, उसके बाद सीरियन आर्मी ने इसको अपने कब्जे में लिया और फिर आईएसआईएस इस पर अपना कब्जा कर ले गई। अब इस पूरे शहर को आप देखिए, ये शहर शमशान की तरह नजर आता है। इस शहर में हर घर खत्म हो चुका है, टूट चुका है और घर के अंदर रहने वाले लोगों की तो बात की नहीं जा सकती। तो ये आपके लिए शायद इस वक्त वो तस्वीर जिसको आप देखना चाहते हैं और जिसको हम आपको दिखाना चाहते हैं, इस वजह से क्योंकि सीरिया का युद्ध सबके लिए एक बड़ा सबक है। तो सीरिया की फ्रंट लाइन पर कभी आपको एलएमजी सुनाई देगी, कहीं आपको मशीन गन्स चल रही होंगी और कहीं पर इस तरीके के बड़े बड़े टैंक्स गोले दाग रहे होंगे। ये देखिए, तो ये फ्रंट लाइन खुली हुई है आतंकियों के खिलाफ। और अब उधर से जवाबी गोले भी चलते हैं, जवाबी गोलियां भी चलती हैं। तो पता नहीं कौन सा गोला इधर आएगा या कौन सी गोली इधर आएगी, लेकिन सच दिखाने के लिए कभी कभी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। तो इस तरीके के टैंक्स आपको
सीरिया की हर फ्रंट लाइन पर मिलेंगे। इसमें कुछ सीरियन फोर्सेस के होंगे, इसमें से कुछ रशियन फोर्सेस के होंगे। तो ये देखिए सामने की तरफ यहाँ दाइश कहे जाते हैं, यानी IS है, और ये लोग यहाँ से इसी तरीके से मोर्चा लेते हैं। ये पूरा इलाका यहाँ के बाद से सीरियन गवर्नमेंट की सत्ता ख़त्म होती है और जो सत्ता शुरू होती है वो दाइश की यानी कि IS की शुरू होती है। ये देखिए यहाँ से LMG शुरू हुई है फायरिंग करनी, तो हर उस जगह से आप दिखा रहे, ये देखिए ये बड़ी फायरिंग LMG की चल रही है सामने से लेते हुए। तो इस पूरी फ्रंट लाइन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर न्यूज़ आपको दिखा रहा है, हम लोग पहली बार यहाँ पर पहुँचे हैं और इस जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ से सामने IS को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सीरियन फोर्सेस लगातार मुंहतोड़ जवाब देती हैं IS के उन आतंकियों को। तो सीरिया से फ्रंट लाइन से आज आपके सामने वो तस्वीरें हम रख रहे हैं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। अगर किसी देश में राष्ट्रद्रोही खड़े होते हैं, आतंकियों से हाथ मिलाते हैं, तो उस देश का हाल यही होता है जो सीरिया का हुआ। और ये रक्का था जिस जगह में मौजूद था, और जिस फ्रंट लाइन पर हम मौजूद थे वहाँ से बमुश्किल 200 मीटर की दूरी ये ख़त्म हो जाता था एरिया, यानी यहाँ पर सीरिया की फ़ौज थी और उसके बाद जो टेरिटरी शुरू होती थी वो IS की होती थी। जब हम लोग रक्का जा रहे थे उस रास्ते में कई ऐसी जगह थी जो IS के कब्जे में भी थी, और यकीन मानिए वहाँ पर हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के 2 लड़कियाँ थी जो हमें उस बॉर्डर तक लेकर गई थी। वो बार बार हमसे कह रही थी कि बस भगवान से ये मना के चलिए कि रास्ते में IS ना मिल जाए, अगर मिल गया तो पहले तो हमें मारेगा और उसके बाद आपको भी मारेगा। बहुत ही अलग तरीके का अनुभव था, लेकिन ये ज़रूर था, वो बताता है कि किस तरीके से एक देश को आतंकवाद पूरी तरीके से तबाह कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सीरिया है। मित्रों, गृह युद्ध की ऐसी ही विभीषिका पर आचार्य चाणक्य ने कहा था, आंतरिक विद्रोह बाहरी ताकत से युद्ध के मुकाबले अधिक घातक होता है। आंतरिक विद्रोह या गृह युद्ध राष्ट्र की जड़ें यानी प्रजा, प्रशासन और अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता है। यही सीरिया के साथ हो रहा है। अलग अलग हथियारबंद गुटों के बीच टकराव की वजह से इस देश के नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक हितों का वर्षों से हनन हो रहा है। यूपी में चुनाव होने में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले NRC को लेकर एक फिर से विवाद और दावे शुरू हो गए। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को NRC का डर सता रहा है। ओवैसी की माने तो NRC लागू होने वाला है। उनके सपने में गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि अमित शाह हवा में बातें नहीं करते हैं, बहुत सोच समझकर आगे बढ़ते हैं। क्या वाकई NRC लागू होने वाला है? NRC को लेकर ओवैसी के दावे में कितना दम है? ओवैसी के NRC वाले डर को डिकोड करने से पहले आपको सुनना चाहिए उन्होंने क्या कहा। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल कमीशन बनाया रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, और उनको यह बोला गया है कि जहां जहां डेमोग्राफी में चेंज आए, जहां जहां अचानक आबादी बन गई, वो कमीशन इसको देखेगा। और तीसरी बात जो अमित शाह ने वो मीटिंग ली, उसमें कहा कि जो नाम SIR में जो 6 करोड़ नाम एक्सक्लूड हो गए वो उसको भी चेक करेंगे। अमित शाह होम मिनिस्टर अगर कोई मीटिंग करते तो याद रखिए वो कच्चा काम नहीं करता आदमी, वो खाली हवाई फायरिंग नहीं करता, कुछ ना कुछ बराबर वो एक प्रोग्राम बना के काम कर रहे हैं। और मेरे को ये सस्पिशन है, आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, कि वो फाइनली NRC करना चाहते हैं। मित्रों, ओवैसी ने बयान तेलंगाना में चल रही SIR की प्रक्रिया को लेकर वकीलों की एक बैठक के दौरान दिया। वो तेलंगाना सरकार पर परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट का दबाव बना रहे हैं ताकि SIR के दौरान किसी का नाम नहीं कटे। लेकिन NRC को लेकर इस विवाद का असर यूपी पर भी पड़ने वाला है। इसके पीछे ओवैसी की क्या रणनीति है, ये जानने से पहले आपको NRC के बारे में पता होना चाहिए। NRC का पूरा नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ऐसा सरकारी रजिस्टर जिसमें देश के हर नागरिक का नाम हो, कोई घुसपैठिया इसमें शामिल नहीं हो। भारत में सबसे पहले 1951 की जनगणना के बाद NRC तैयार किया गया था, लेकिन यह केवल असम में हुआ था। असम में NRC की वजह यह थी कि वहां पर पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए आए थे। 2003 में राष्ट्रीय NRC बनाने का प्रावधान किया गया, लेकिन पूरे देश में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में NRC को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हुई।
2019 में जारी एनआरसी की अंतिम सूची के मुताबिक 3 करोड़ 30 लाख आवेदकों में से करीब 19 लाख लोग इससे बाहर हो गए। हालांकि ये एनआरसी अंतिम रूप से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित नहीं हुई और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। यानी देश में फिलहाल असम में ही एनआरसी लागू है और वहां भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जहां तक देशव्यापी एनआरसी लागू करने की बात है तो इसको लेकर बीजेपी और सरकार का रुख बदलता रहा है। मित्रों, 2019 में बीजेपी के घोषणा पत्र में एनआरसी का जिक्र था। इसमें कहा गया था कि असम में एनआरसी प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी होगी और देश के अन्य हिस्सों में चरणबद्ध तरीके से एनआरसी लागू करने पर सक्रिय रूप से विचार करेंगे। लेकिन 2024 में बीजेपी के घोषणा पत्र में एनआरसी का कोई जिक्र नहीं था। बीजेपी नेताओं की तरफ से कई बार कहा जा चुका है कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा, हर घुसपैठिए को बाहर किया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर एनआरसी को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर मौजूदा स्थिति यह है कि सरकार की तरफ से फिलहाल एनआरसी लागू करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत में एनआरसी को लेकर डर फैलाने की राजनीति चल रही है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को एनआरसी से जोड़कर पेश किया गया। सरकार ने बार बार स्पष्ट किया कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी भी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के मन में यह डर फैलाया गया कि उनकी नागरिकता चली जाएगी। लोगों को सड़कों पर उतारा गया। देश के कई राज्यों में हिंसा हुई, सड़कों को बंद किया गया। दिल्ली में सीएए और एनआरसी के नाम पर दंगा भी हुआ। उस दौरान भी ओवैसी ने सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ते हुए कहा था, यह मुसलमानों को घुसपैठिया साबित करने का हथियार बनेगा, इससे मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल उठेंगे। और अब एक बार फिर से एनआरसी लागू होने का डर दिखा रहे हैं। अंतर बस इतना है कि उस समय उन्होंने सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ा था, इस बार वो एनआरसी को डेमोग्राफी पर बनी कमेटी के साथ जोड़ रहे हैं। मित्रों, आपको उस कमेटी के बारे में भी जानना चाहिए जिसके नाम पर ओवैसी एक बार फिर से एनआरसी को लेकर लोगों को डरा रहे हैं। 26 मई को गृह मंत्रालय ने औपचारिक रूप से डेमोग्राफिक बदलाव पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इसको जो काम सौंपे गए उनमें एनआरसी तैयार करना शामिल नहीं है। कमेटी अवैध ढंग से रह रहे घुसपैठियों के बारे में तो पता लगाएगी, लेकिन एनआरसी इसके कार्य क्षेत्र में नहीं है। इस कमेटी को अगले साल तक अपनी रिपोर्ट देनी है। उसकी सिफारिशों पर आगे क्या होगा यह अभी निर्धारित नहीं है। इसको लेकर सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं और वही अटकलें असदुद्दीन ओवैसी भी लगा रहे हैं। एनआरसी के नाम पर एक बार फिर डर फैलाया जा रहा है। एनआरसी को लेकर ओवैसी ने यह बयान भले ही तेलंगाना में दिया हो, लेकिन यह उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगा, जहां आबादी के मामले में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, जहां सीएए को लेकर सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। और यह सब उस समय हो रहा है जब उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। ऐसे में ओवैसी के इस बयान से यह सवाल जरूर खड़ा होता है, कहीं वो यूपी के चुनाव को पोलराइज करने के लिए ऐसे बयान तो नहीं दे रहे हैं, वो भी उस समय जब हाल के दिनों में सरकार की तरफ से एनआरसी लागू करने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। अगले विश्लेषण की शुरुआत हम महान दार्शनिक फ्रांसिस बेकन के एक विचार से करेंगे। उनका मानना था कि सत्य कभी एक बार में सामने नहीं आता, वो जांच के हर बढ़ते कदम के साथ खुद को थोड़ा थोड़ा उजागर करता है। यही बात राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले में भी लागू होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे महापाप की परतें खुल रही है। रामलला के धन की चोरी करने वालों का सच सामने आ रहा है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चोरी बेहद व्यवस्थित तरीके से की गई। 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 45 दिनों के भीतर पापियों ने 70 बार चढ़ावे की चोरी की। सवाल यह कि हर बार औसतन करीब 2 बार चोरी करने वालों को इतनी हिम्मत कैसे मिली? उन्हें कहां से इतनी शक्ति मिल रही थी कि निगरानी के बावजूद उन्हें कोई डर नहीं था? उनके पीछे वो कौन लोग थे जिनकी शय पर वो ऐसा कर रहे थे? मित्रों, मंदिर में हुई दान चोरी के 3 आरोपियों को आज एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से पुलिस अगले 24 घंटे तक पूछताछ करेगी। इसका मकसद इस महापाप की जड़ तक पहुंचना है। जांच टीम ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन्होंने कितना धन चुराया, इनके साथ और कौन कौन शामिल थे और इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। क्योंकि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि जांच शुरू होने से पहले ही कुछ कर्मचारियों के पास से करीब 79 लाख रुपए बरामद हुए थे। इसके अलावा 4 जून को गणना कक्ष से जुड़े बाथरूम से कथित तौर पर 2.25 लाख रुपए भी बरामद किए गए। यानी 7 जून को दान चोरी का खुलासा होने से पहले ही कुल 81 लाख रुपए बरामद हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि यह पता चल चुका था कि आस्था पर डाका डाला गया। फिर उस समय जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे?
वो क्यों चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे, यही सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस चोरी की 3 मुख्य वजह बताई गई है। पहली वजह यह कि एंट्री और एग्जिट गेट पर तलाशी नहीं होती थी। दूसरी वजह यह कि निजी सामान ले जाने पर कोई रोक नहीं थी, यानी कर्मचारी अपने साथ बैग, मोबाइल या ऐसी अन्य वस्तुएं आसानी से अंदर ले जा सकते थे जिनमें पैसा छिपाया जा सके। तीसरी वजह यह बताई गई कि कई दान पेटियों का पैसा एक ही जगह पर एक साथ मिलाकर गिना जाता था। इस कारण यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि किस दान पेटी से कितनी रकम कम हुई। एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे अहम और रेखांकित करने वाला तथ्य यह है कि 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। ऐसे में अब यह पता नहीं चल पाएगा कि उससे पहले कितने और रुपए गायब किए गए, जबकि रिपोर्ट में उल्लेख है कि 27 अप्रैल से पहले भी ऐसी अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। ये संकेत आरोपियों के बयान और उनके बैंक खातों में आय से अधिक मिली धनराशि के आधार पर मिले हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है, अगर पैसे गिनने के दौरान सीसीटीवी कैमरास की प्रभावी निगरानी की जाती तो इस चोरी को पहले से रोका जा सकता था। सीसीटीवी फुटेज को 180 दिन यानी 6 महीने तक सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी। इसके बावजूद केवल 45 दिन का ही बैकअप रखा जा रहा था। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इसीलिए इस पुराने सबूत जिससे मिट जाएं। सोचिए, ये सब किसकी शय पर हो रहा था? क्या ट्रस्ट के 15 सदस्यों में किसी की भी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करे, या फिर ये सुनिश्चित करे कि सीसीटीवी फुटेज को 6 महीने तक सुरक्षित रखने की जो सिफारिश की गई थी उसका पालन हुआ या नहीं? ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया था और आज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कह रहे हैं ना उनकी गलती है और ना ही ट्रस्ट के सर्वे सर्वा रहे चंपत राय की। चंपत राय जी के मन में कोई लिप्तता रही, स्वार्थ रहा, ऐसा तो मैं भी कभी नहीं मानूंगा। उनकी कार्य पद्धति में अनेक बातों को अपने ऊपर झेल लेना, लोगों को काम का बंटवारा नहीं करना और गलत लोगों का अत्यधिक विश्वास करना, ये सारी कार्य पद्धति के दोष तो है और इन दोषों का ये परिणाम है कि ये सब कुछ हो गया। गोविंद देवगिरी जैसे साथियों के समर्थन की वजह से ही इतना कुछ होने के बावजूद चंपत राय का आत्मविश्वास चरम पर दिखाई देता है। आज उन्होंने भी राम भक्तों के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, चंपत राय एसआईटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परम गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है। सोचिए, चंपत राय को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की चिंता है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मंदिर में चोरी कैसे हो रही है, कर्मचारियों की जांच पड़ताल क्यों नहीं हो रही थी, बैंक की ओर से गणना कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई। बैंक के प्रतिनिधि गणना के दौरान मौजूद थे, लेकिन निगरानी के नाम पर शून्य था। अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी पालन नहीं किया गया। अगर इन सब बातों पर चिंता की जाती तो शायद राम भक्तों की आस्था पर इतना बड़ा डाका नहीं पड़ता। अगर टिन्नू यादव जैसे लोगों पर थोड़ी नजर रखी जाती तो शायद राम भक्तों के साथ इतना बड़ा छल नहीं होता। क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में रमाशंकर यादव और टिन्नू यादव का विशेष उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव के पास मंदिर की कई दान पेटियों की चाबियां थी, जबकि उन्हें इसके लिए कोई लिखित या औपचारिक प्राधिकरण नहीं दिया गया था। जांच टीम ने इसे प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही माना है। रिपोर्ट के अनुसार टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदार मनीष यादव को पैसे गिनने की ड्यूटी पर लगवाया, जिससे उसे कथित तौर पर पैसे चुराने का अवसर मिला और ट्रस्ट के सर्वे सर्वा होने के नाते इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी चंपत राय की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ मिलकर दिशा निर्देश जारी किए थे। एसओपी लागू होने के बाद उसके अनुपालन की समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी। एसआईटी के अनुसार दान पेटियों से पैसे निकालने से लेकर उन्हें सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई। जो एसओपी बनाए गए थे उसे बार बार बदला गया। गणना कक्ष के प्रभारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को सुरक्षा व्यवस्था लागू कराने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया। रिपोर्ट में कहा गया कि नियमित तलाशी नहीं होने के कारण चोरी की घटनाओं को रोका नहीं जा सका। मित्रों, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जेल में है। डॉक्टर अनिल मिश्रा और चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुका है। नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर दोनों इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे नैतिकता के आधार पर तो पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में है, क्योंकि यह पूरा ट्रस्ट एक तरह से दुनिया भर के ग्राम भक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। विशेषकर जब ट्रस्ट के धन में कथित गड़बड़ी हुई तो ऐसे में कोषाध्यक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो कोषाध्यक्ष होने के साथ साथ ट्रस्टी भी हैं, लेकिन वो अपना पद नहीं छोड़ना चाहते। जब उनसे पूछा गया कि आप इस्तीफा देंगे कि नहीं, इस पर उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए जरा।
बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो मेरी जिम्मेदारी नहीं थी उस जिम्मेदारी को मेरी मान लेना यही गलत बात है। मैं स्वयं कोई अकाउंटेंट नहीं हूँ, हम पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारे न्यास की बैठकों में उन पॉलिसीज को हम निश्चित करते थे। अकाउंटिंग का काम ठीक चला है कि नहीं, इस पर निगरानी रखना मेरा काम है। उसके लिए मेरे अकाउंटेंट्स आकर के यहाँ पर देखते थे और इतना पर्याप्त था। जो अकाउंट में आ गया उसका हिसाब रखना ये मेरा कर्तव्य था। यहाँ पर जो दैनिक हुंडी दान पात्रों में आने वाली राशि थी वो तो यहाँ के स्थानिक लोग देख रहे थे, ये उनका दायित्व था। कौन लोग थे जो देख रहे थे? ये अनिल मिश्रा जी मुख्य रूप से देख रहे थे और चंपत राय जी उसके ऊपर नियंत्रण रख रहे थे। गोविंद देव गिरी जी के इस जवाब में नैतिकता तलाशने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि वो इसमें नहीं मिलेगी। भले ही वो पुणे में बैठकर कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हो, भले ही उनके पास अयोध्या में रहकर व्यवस्था की देखरेख करने का समय ना हो, फिर भी वो कोषाध्यक्ष बने रहना चाहते हैं। ऐसा क्यों, ये वही बेहतर जानते होंगे। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आगे की जांच में अभी और भी परतें खुलना बाकी है, क्योंकि एसआईटी ने साफ किया है ये केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और विस्तृत जांच अभी जारी है। डीएनए मित्रों, याद कीजिए वो दौर जब शाम के वक्त लोग चाय की टपरी पर इकट्ठा हुआ करते थे, चाय की चुस्की के साथ अपना सुख दुख शेयर करते थे। याद कीजिए वो दौर जब सुबह का अखबार लोग अकेले नहीं पढ़ते थे, एक ही अखबार के अलग अलग पन्ने अलग अलग लोगों के हाथ में हुआ करते थे और देश दुनिया की खबरों के साथ लोग एक दूसरे का हाल भी जाना करते थे। अब जरा दिमाग पर जोर दीजिए और याद कीजिए कि आखिरी बार आपने इस तरह खुलकर किसी से बात कब की थी। ऐसे पल आपकी जिंदगी में आखिरी बार कब आए थे। आपके फोन में सैकड़ों नंबर सेव होंगे, सोशल मीडिया पर आपकी फ्रेंड लिस्ट में हजारों लोग जुड़े होंगे, लेकिन क्या इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा है जिससे आप दिल खोलकर अपना सुख दुख बांट सकते हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। मित्रों, ये संवाद आज हम आपसे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दोस्ती में अकेलेपन से जुड़ी एक रिसर्च आई है। इस रिसर्च को अगर आप एक लाइन में समझें तो वो एक लाइन ये है कि आज के दौर में फ्रेंड्स तो मिलते हैं, दोस्त नहीं मिलते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि 77% युवा ये मानते हैं कि दोस्तों से घिरे होने के बावजूद वो अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं। लगभग 60% युवाओं ने कहा कि उनके जीवन में ऐसे दोस्तों की कमी है जिनसे वो गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह सामने आई कि 85% युवाओं ने माना कि दोस्तों की कमी की वजह से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बातें करते हैं। इस रिसर्च में यह सामने आया कि आज के युवाओं के पास औसतन 20 से 30 दोस्त हैं, लेकिन ऐसा एक भी दोस्त नहीं है जिससे वो अपनी परेशानियां साझा कर सके। इस रिसर्च से यह पता चलता है कि रिश्तों की संख्या तो बढ़ गई है, लेकिन गहराई खत्म हो गई है। इसकी वजह क्या है, आपको हम आगे विस्तार से बताने वाले हैं। उससे पहले आपको ये जानना चाहिए हम अकेलेपन पर यह विश्लेषण कर क्यों रहे हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 8,71,000 मौतें सीधे तौर पर अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के कारण हो रही है। यानी हर घंटे 100 लोग अकेलेपन की वजह से जान गंवा रहे हैं। अकेलेपन की वजह से हार्ट अटैक का खतरा 29% और डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 50% बढ़ जाता है। यानी ये सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए अकेलेपन को एक साइलेंट महामारी का नाम दिया गया और आंकड़े बताते हैं यह महामारी समय में साथ साथ तेजी से फैलती जा रही है। डीएनए में आज का संदेश, एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में विजिबिलिटी से अधिक महत्वपूर्ण क्रेडिबिलिटी होती है, क्योंकि असली मूल्य ट्रेंडिंग होने से नहीं ट्रस्टेड होने से बनता है।